Okay, so the poem is Tall Trees, English, class 10, chapter number 4. Think of some tall trees you have seen. आपने बहुत सारे ऊंचे पेड़ देखे होंगे जो बहुत ऊंचे होते हैं. यू फाइंड देम इन विलेजेस, गार्डन्स, रोड साइड. तुमको ये टॉल ट्रीज कहाँ मिलते हैं? जनरली गांव में मिलते हैं, गार्डन में मिलते हैं, रोड साइड में मिलते हैं, शहर में भी मिलते हैं, जंगल में भी मिलते हैं, और माउंटेन स्लोप्स मतलब पहाड़ों में भी मिलते हैं. मे बी यू इवन हैव वन सच ट्री इन योर कोर्टयार्ड. मतलब हो सकता है आपके आंगन में भी एक ऐसा लंबा पेड़ हो. हैव यू एवर ऑब्जर्व केयरफुली? क्या आपने कभी उसको केयरफुली ऑब्जर्व किया है कि वो कैसा साइलेंटली ऑफर केयर एंड प्रोटेक्शन टू ऑल? मतलब ट्री क्या करता है? ट्री अपने को केयर करता है, प्रोटेक्शन करता है. हाउ ये प्रोटेक्शन कैसे करता है? हमको छांव देता है, फिर बारिश में भी हमको प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम, हवा भी देता है, और बारिश में भी हमको मतलब पता है ना, ट्रीज है वो सॉइल इरोजन के लिए भी काम आता है. मतलब जो मिट्टी बहती है, तो अगर प्लांट्स लगे हो, ट्रीज लगी हो, तो मिट्टी कम बहती है. तो ऐसा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. ऑक्सीजन भी देता है. तो ये तो सब हमको कोई बोलता नहीं है ना. मतलब ट्री तो आके हमको बोलती नहीं है कि मेरे ये फायदे हैं. सो दे आर डूइंग देयर वर्क वेरी साइलेंटली. मतलब हम अगर किसी को एक कोई चीज दे, तो हम तो सबको जाके बोलते हैं ना, अरे मैंने ये मदद किया उसको, मैंने वो मदद किया उसको, सबको बोलते हैं. बट दे आर डूइंग इट साइलेंटली. वो खामोशी से सबको अपने बेनिफिट्स, अपने फायदे देते रहते हैं. रीड द पोयम टू फाइंड आउट व्हाट पोएट थिंक्स ऑफ व्हेन ही लुक्स एट टॉल ट्री. मतलब ये एक पोयम है जो पोएट ने लिखी है, तो हमको ये देखना है कि पोयम क्या बोल रहा है. ही इमेजिन्स देम टू बी वॉचिंग. इमेजिन मतलब सोचना, उसके बारे में उस तरीके से सोचना. टू बी वॉचिंग, शेल्टरिंग, पीपिंग लाइक ह्यूमन बींग्स. वो क्या सोचता है कि वो एक इंसान जैसा ही है. वॉचिंग देखता है, शेल्टरिंग पनाह देता है, पीपिंग मतलब झांक के देखना. रीड द पोएम एंड एंजॉय. विद देयर फीट इन द अर्थ. उनके पैर कहाँ होते हैं? अर्थ में, जमीन में. मतलब ट्री का जो नीचे के रूट्स होते हैं, जो जड़ें होते हैं, वो कहाँ होते हैं? जमीन में होते हैं. तो विद देयर फीट इन द अर्थ मतलब उनकी जड़ें जमीन में होती हैं. एंड देयर हेड्स इन द स्काई. और उनका सर आसमान में होता है. आसमान में होता है मतलब क्या है? उनकी जो हाइट होती है वो ऊंची होती है. तो हम जब नीचे से देखते हैं, एक टॉल ट्री को हम लोग देखते हैं, तो हमको ऐसे लगता है कि उसका सर आसमान को छू रहा है. द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय. द टॉल ट्रीज वॉच मतलब ऊंचे पेड़ देखते हैं. क्या देखते हैं? द क्लाउड्स गो बाय. द क्लाउड्स गो बाय मतलब द क्लाउड्स गो बाय मतलब जो आसमान में बादल हैं, बादल को जाते हुए देखना. क्लाउड्स गो बाय मतलब बादल को जाते हुए देखना. क्लाउड्स गो बाय. When the dusk sends quickly the birds to rest. When the dusk sends quickly, the dusk sends quickly मतलब the bird to rest मतलब जब शाम होती है तो चिड़िया आराम करने के लिए वापस आते हैं. राइट? जब शाम होती है तो सारी चिड़िया क्या करती है? आराम करने के लिए जगह ढूंढते हैं. द टॉल ट्रीज शेल्टर देम सेफ इन द नेस्ट. When the dusk sends quickly bird to the rest मतलब जब शाम होती है और बर्ड्स रेस्ट करने के लिए आते हैं, तो ऊंचे पेड़ उनको शेल्टर देते हैं. मतलब क्या देते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय शेल्टर? मतलब उनको पनाह देना. शेल्टर मीन्स पनाह देना. ओके. और गिव होम टू रेस्ट एंड लिव. ठीक है. हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं ताकि हमको समझ में आए. ठीक है. बाकी इसके एग्जैक्ट या अल्टरनेटिव सिनोनिम्स आप ढूंढ सकते हो खुद से. बट हम वही वर्ड, सिंपल वर्ड्स ले रहे हैं बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस लर्निंग पार्ट एंड कंसिडरिंग द सिंपलेस्ट लैंग्वेज टू यूज इन
They used to explain the chapters. The tall trees shelter them safe in the nest. मतलब वो उनको नेस्ट मतलब घोंसला, उनको घोंसले में आराम करने का फैसिलिटी देते हैं. नेस्ट मतलब घोंसला. एंड देन इन द नाइट, और फिर रात में क्या होता है? विद द टॉल ट्रीज पीपिंग. पीपिंग मतलब झांकना. विद द टॉल ट्रीज पीपिंग, झांकना. द मून शाइन्स डाउन ऑन अ वर्ल्ड दैट्स स्लीपिंग. एंड देन इन द नाइट, फिर रात में क्या होता है? विद द टॉल ट्रीज पीपिंग मतलब रात में ऐसा लगता है कि जो ऊंचा पेड़ है वो झांक रहा है. और द मून शाइन्स डाउन मतलब चांद क्या करता है? शाइन करता है, चमकता है. शाइन्स डाउन मतलब नीचे की तरफ. ऑन अ वर्ल्ड दैट स्लीपिंग मतलब चांद चमकता है और अपनी रोशनी देता है. किसको देता है? ऑन द वर्ल्ड दैट स्लीपिंग मतलब जो लोग सो रहे हैं उनको अपनी ठंडी रोशनी देता है. ओके, एनी डाउट? ये पोएम का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर. बाय सेइंग दैट द ट्रीज हैव देयर फीट इन द अर्थ एंड देयर हेड्स इन द स्काई, पोएट कन्वेज टू द रीडर दैट द ट्रीज आर वेरी टॉल. मतलब हम जब बोलते हैं कि उसके पैर जमीन में है और उसका सर आसमान में है, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि वो ट्री बहुत टॉल है. The poet looks at the tall trees and feels that they are standing and watching the clouds they pass. Poet ने ये भी कहा ना कि looks at the tall trees and feels that they are standing. मतलब वो tall trees खड़े हैं and watching the clouds as they pass. मतलब cloud जा रहे हैं उसको भी वो देख रहा है. Do you notice that she also describes the trees as if they were human beings? तो उसने क्या describe किया? ट्री को ह्यूमन बीइंग से डिस्क्राइब किया. कैसे? हेड्स, फीट्स. मतलब उसने उसको कंपेयर किया इंसान से. ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान. एक ट्री को किससे कंपेयर किया? ह्यूमन बीइंग से, इंसान से. कैसे कंपेयर किया? उसने बोला कि ये जड़ें हैं, उसके पैर है और उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो सर है. एंड इवन आईज टू सी थिंग्स अराउंड देम. और उसने ये भी बताया कि उसके आंखें भी है जिससे वो देखता है आजू बाजू में. तो ये कंपैरिजन किया. एक इमेजिनेशन है, एक सोच है कि एक ट्री है, उसकी आंख है, वो देख रहा है, वो क्लाउड्स को, वो बादलों को देख रहा है, उसके पैर जमीन में है, उसका सर आसमान में है. तो वो कंपैरिजन कर रहा है या इमेजिन कर रहा है या सोच रहा है कि एक ट्री एक इंसान है. Why does the poet compare the tall trees to human beings? Does the poet see some other similarity between humans and tall trees? Maybe. She feels that some human beings are like the tall trees that are strong. अब उसने इंसानों को और पेड़ों को क्यों कंपेयर किया, ट्रीज को क्यों कंपेयर किया? क्योंकि पोएट ये सोचता है कि कुछ इंसान ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज जैसे स्ट्रांग होते हैं, टॉल होते हैं, पावरफुल होते हैं. वो अपने बेनिफिट्स दूसरों को देते हैं. Like the tall trees that have their feet in the ground, these empowered human beings are humble, kind, caring towards those who need their help. जैसे कि एक ट्री है ना, एक टॉल ट्री क्या करता है? आपको छांव देता है, धूप से बचाता है, बारिश में भी आपको शेल्टर देता है, बर्ड्स को शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है, फिर आपको ऑक्सीजन भी देता है. फिर सॉइल इरोजन है, जब सैलाब आता है या पानी बारिश बहुत होती है तो मिट्टी को भी बहने से बचाता है. तो एक ट्री है, टॉल ट्री है, वो अलग अलग अपने फायदे से लोगों को अलग अलग फायदे पहुंचाता है. तो इसके लिए पोएट ने उसको इंसान से कंपेयर किया कि क्योंकि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं, एम्पावर्ड ह्यूमन बीइंग्स मतलब अच्छे इंसान, पावरफुल इंसान, जो हम्बल होते हैं मतलब अच्छे होते हैं, काइंड होते हैं मतलब रहमदिल होते हैं, केयरिंग होते हैं मतलब फिक्र करना, टुवर्ड्स दोज हु नीड देयर हेल्प मतलब जिनको जरूरत है उनको वो हेल्प करते हैं. बेसिकली हम्बल होना मतलब अच्छा होना, काइंड होना मतलब
नेक होना, केयरिंग, हम्बल, काइंड एंड केयरिंग होते हैं। इसके लिए पोएट ने क्या किया है, एक टॉल ट्री को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया है। ओके, लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। Which part of the trees does the poet describe as its head and feet? मतलब पोएट ने किस हिस्से को, प्लांट के, ट्री के किस हिस्से को हेड से कंपेयर किया है और किस हिस्से को फीट से कंपेयर किया है? तो पोएट ने उसके रूट को, उसके नीचे के हिस्से को फीट से कंपेयर किया है और उसके ऊपर के हिस्से को हेड से कंपेयर किया है। What does the phrase feet in the earth mean in the context of trees? फीट इन द अर्थ का मतलब क्या है? फीट इन द अर्थ मतलब उसकी जड़ें जमीन में है। ओके, what do you think the phrase feet in the earth might mean in the context of a person who is tall, empowered like the tall tree? अगर हम इंसान से कंपेयर करें कि फीट इन द अर्थ का मतलब क्या है, मतलब उसके पैर जमीन में है, तो हम इंसान के लिए क्या बोल सकते हैं? मतलब मैं अगर बोलता हूँ कि अरे उस इंसान के पैर जमीन में है, मतलब वो एम्पावर्ड है, स्ट्रांग है, पावरफुल है। ठीक है, तो जब ट्री का, एक ट्री के बारे में बोलते हैं कि फीट इन द अर्थ, मतलब वो स्ट्रांग है, पावरफुल है। उसी तरह से एक इंसान को अगर बोलते हैं कि वो, उसका फीट इन द अर्थ है, तो उसका भी मतलब यही होता है कि वो पावरफुल है। हैव यू मेट और डू यू नो सच अ पर्सन? आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो क्या, हु इज स्ट्रांग लाइक अ टॉल ट्री? इन वॉट वेज डू द ट्रीज बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स इन द पोएम? कि एक ट्री है, वो कैसे इंसान जैसे बिहेव करता है? तो कैसे बिहेव करता है वो? क्या कहते हैं कि वो क्लाउड्स को देखता है, बादल आ रहे जा रहे उसको देखता है। फिर जब शाम होती है तो वो परिंदों को घर देता है, उनकी फिक्र करता है। सो ऐसे जो एग्जाम्पल्स है उससे ये पता चलता है कि पोएट ऐसे सोच रहा है कि ट्रीज जो है वो इंसान जैसे बिहेव करते हैं। बिहेव करना मतलब उसके जैसा बर्ताव करना। हाँ, बिहेव मतलब क्या लिख सकते हैं? टू बिहेव लाइक, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, बर्ताव करना। आई एम नॉट यूजिंग एनी हार्ड लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। ये कुछ यहाँ पे फैक्ट्स है, आप इसको पढ़ सकते हो। सम टॉल ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट कैन बी मोर देन 100 फीट। मतलब रेन फॉरेस्ट में कुछ ऐसे प्लांट्स, ट्रीज भी है जिनकी हाइट 100 फीट है। बट मोस्ट ऑफ द टॉल ट्रीज अराउंड अस इन इंडिया ग्रो टू हाइट ऑफ अबाउट 40 फीट। इंडिया में अराउंड 40 फीट है। द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड एज द टॉप 3 टॉलेस्ट स्पीसीज ऑफ ट्रीज। ये वो पोस्ट रेडवुड, मतलब ये ट्री का टाइप है या ट्री का नाम है, जो 379 फीट ऊंचा है, कैलिफोर्निया यूएसए में। ऑस्ट्रेलियन माउंटेन में एश ट्री है, ये ट्री का नाम है, उसका 326 फीट है। कोस्ट डॉगलस फिर 326 फीट। तो ये टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड है। द ओल्डेस्ट ह्यूमन प्लांटेड ट्री विच इज नोन एज प्लांटिंग डेट इन इज द श्री महाबोधि सैक्रेड ट्री इन अनुराधापुरा, श्रीलंका। श्रीलंका में एक ट्री है, इट इज 2293 ओल्ड। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप एक बार रीड करना जरूरी है। दिस ट्री वॉज प्लांटेड फ्रॉम अ कटिंग ऑफ द ओरिजिनल बोधी ट्री इन गया। द कटिंग वॉज कैरिड बाय एम्परर अशोका's डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका। मतलब ये नोन चीज है, ये ऐसा नहीं है कि यही फर्स्ट ट्री है या यही फर्स्ट ट्री जिसको किसी ने लगाया था। ये हमको जो पता है उसके हिसाब से, इट टेक्स 100 years to 3000 years फॉर अ बोडी ट्री टू ग्रो फुल्ली। ये 100 साल से 3000 साल तक लेता है पूरा ग्रो करने के लिए। अपने पोएम में एक पार्ट था, पता है? when the dusk puts the birds to the rest, मतलब जब शाम होती है तो
बर्ड्स क्या करते हैं, रेस्ट करने के लिए आते हैं, तो उसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। इन द इवनिंग द डार्कनिंग स्काई ड्राइव्स द बर्ड टू सेफ्टी ऑफ देयर होम्स, मतलब जब शाम होती है तो वो उनको ऑटोमेटिक सिग्नल मिलता है कि शाम हो रही है, तो बर्ड्स क्या करते हैं, सोने के लिए आ जाते हैं। इन दिस वे द डिफरेंट एलिमेंट्स इन नेचर कम्प्लीमेंट ईच अदर टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड शेल्टर द बर्ड्स। मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे कि ट्री है वो उसको रहने के लिए दे रहा है, बट सूरज ढलता है तो वो इशारा देता है कि रात हो रही है। तो इस तरीके से दुनिया के या नेचर के अलग अलग चीजें हैं, वो अलग अलग अपना अपना काम कर रही है। ठीक है। ओके, ये आप लोगों को एक बार रीड करिए। व्हाट यू हैव लर्नड, जो हमने अभी सेम डिस्क्रिप्शन देखा है, एक्सप्लेनेशन वही सेम एक्सप्लेनेशन है जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में किया हुआ है यहाँ पर। Write a paragraph of 20 to 25 words about the three activities of the tall trees as described in the poem। मतलब पोयम में जो जो एक्टिविटीज डिस्क्राइब की है उसमें से कोई 3 एक्टिविटीज लिखो टॉल ट्री की, जो आपको पता है। 20-25 वर्ड, 20-25 वर्ड मतलब ऑलमोस्ट हाफ, मोर देन हाफ पेज हो सकता है, तो ये आपको खुद से लिखना है। तो ये प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्या है ना, इंग्लिश में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि राइट अ स्टोरी ऑन दिस, या आपके आपके क्या विचार है इसके बारे में कुछ लिखो। सिंपल होता है, बट सिंपली आपको लिखने आना चाहिए। जैसे कि आपको ये भी आ सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक जगह पे जॉब है जहाँ पे कंप्यूटर का काम है या डेटा एंट्री का काम है या रिसेप्शन में आपको बैठना है, आपको इंग्लिश और कंप्यूटर आता है, तो आप अप्लाई कीजिए। तो कैसे अप्लाई करोगे, तो सिंपल है कि आपको लिखना है कि किसको अप्लाई कर रहे हैं, टू द मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, उसका एड्रेस लिखना है, उसके जो भी पिन कोड होंगे या जो भी प्रोवाइड किया जाएगा डेटा, उसके हिसाब से लिख देना है। हाँ, फिर सब्जेक्ट लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट जॉब। फिर स्टार्ट करना है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, डियर सर मैडम, माय नेम इज एक्स वाई जी, आई एम फ्रॉम एक्स वाई जी लोकेशन, एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम साइंस कॉमर्स आर्ट्स। जब आप कोई भी स्टोरी लिखोगे, पोएम लिखोगे, तो आप स्टोरी के हिसाब से सोचना कि आपको क्या लिखना है। आप ये मत सोचना कि आप 10th में हो, आप ये सोचना कि आप ग्रेजुएट हो, आप ये सोचना कि आप कुछ भी हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप लिख दो कि आई एम ग्रेजुएट एंड आई नो कंप्यूटर एंड इंग्लिश, आई हैव ऑलरेडी completed my English speaking course from XYZ Institute and I am a certified student of this institute. I have also completed my computer course from basic computer course and advanced computer course from this institute. I am good in communication, मेरा communication भी अच्छा है, and I have good writing skills, मेरा writing भी अच्छा है, handwriting भी अच्छा है, मुझे पेपर वर्क अच्छा आता है, मुझे पेपर उठा के रखने को आता है, मुझे पेपर फाइलिंग करने अच्छी आती है। फाइलिंग मतलब क्या है ना, पेपर जगह पे होने चाहिए। हाँ, कौन से पेपर कहाँ पर है वो पता होना चाहिए। और मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मैं लोगों से स्माइल करके बात करता हूँ। सो आई थिंक आई एम फिट फॉर दिस इन जॉब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जॉब के लिए फिट हूँ। सो प्लीज कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्ट टू शेड्यूल इंटरव्यू। आप मेरा एप्लीकेशन कंसिडर करो और आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुला सकते हो। आई एम रेडी टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करने के लिए रेडी हूँ। तो इस तरीके से कोई भी चीज को आप इमेजिन करके लिखना है आपको। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो ऐसा हूँ तो मैं वो कैसे लिखूं। नहीं, आपको जो लिखना है बिंदास लिखिए। आप ये सोचो कि आपको क्या है ना, एग्जाम में आपको एक सिचुएशन में रखा जाता है कि आप ये सिचुएशन है, आप क्या करोगे, तो आप उस सिचुएशन में उतर जाओ। ठीक है। विच एक्ट नेक्स्ट इज विच एक्टिविटी डू यू अप्रिशिएट द मोस्ट एंड वाई। आपको कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगती है और क्यों, तो आप अपने एंगल से लिख दो। डिस्क्राइब इन फ्यू वर्ड्स द पिक्चर ऑफ नेचर एज प्रेजेंटेड इन द पोएम। डिस्क्राइब इन फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में लिखिए, द पिक्चर ऑफ नेचर, मतलब पोएम में कैसे बताया है नेचर को। नेचर में बताया ना कि खुला आसमान है, फिर क्लाउड्स है ना, बादल छाए हुए हैं, फिर शाम होती है तो परिंदे लाइक दे कम टू रेस्ट, आराम करने के लिए आते हैं। रात होती है तो चांद चमकता है, लाइक द मून शाइन्स, लोग सोते हैं। बस यही लिखना है और कुछ नहीं।
आप खुद से पोयम भी लिख सकते हो, ऐसा भी आ सकता है। हैव यू ट्राई टू राइट ए पोएम, व्हाई नॉट ट्राई नाउ, राइट 4 लाइन्स ऑन 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 एनी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, यू मे क्रिएट योर ओन राइम स्कीम। आप खुद से राइमिंग, राइमिंग मतलब सेम, जैसे कि नाइट, साइट, आना जाना, उसको राइमिंग बोलते हैं। ठीक है, आप भी ऐसा पोएम लिखने का एक ट्राई कर सकते हो, एक बार जरूर करिए। बहुत ही सिंपल पोएम है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो आप इसको एक बार रीड कीजिए। द चैप्टर 1 2 3 4, जो भी चैप्टर हमारा होता है ना स्टडी करके, चलेगा तो द मोस्ट कॉपी में मैं ये सारे में लिख के रखूंगा। द बेस्ट पार्ट इज लाइक, बेस्ट पार्ट दैट वी कैन प्रैक्टिस इज, चैप्टर 1 हो गया प्रैक्टिस करो, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 1 एंड 2 का प्रैक्टिस करो, चैप्टर 3 हो जाएगा तो चैप्टर 1 2 3 का प्रैक्टिस करो, चैप्टर 4 हो जाएगा तो चैप्टर 1 2 3 4 का प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि 4 हुआ तो 4 का प्रैक्टिस किया, 3 का तो हो चुका है तो अभी नहीं करूंगा, नहीं, ऐसा करोगे तो फिर 4 वाला अच्छे से याद रहेगा, 3 वाला पूरा कंसेप्ट भूल जाओगे। और अगर आप हमेशा फर्स्ट चैप्टर से शुरू करोगे, फिर हाँ आप ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट चैप्टर को आपको ओवरव्यू करना है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, चैप्टर 1 ही है, फिर सेकेंड चैप्टर को आपको ओवरव्यू करना है, थर्ड को ओवरव्यू करना है, फोर्थ को अच्छे से डीप में करना है, आपके क्वेश्चन आंसर्स सब रीडिंग अंडरस्टैंडिंग सारा चीज करनी है, बट जो पुराने होते हैं उसको ओवरव्यू करना होता है। ओके, सो होप यू गॉट दिस, क्योंकि ये सारा चीज है ना वो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, सो दैट विल बी गुड फॉर अस। ओके, थैंक यू।